Good morning, everyone. बाकी सब कहाँ है भाई? सुमित, 2 मिनट चलो वेट कर लेते हैं अपन। ये यंशिका के नाम से कौन आया आज अपने साथ में? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। ओके, यंशिका कब ज्वाइन किया बेटा स्कूल? ग्रेट। आपने कब ज्वाइन किया स्कूल? गुड मॉर्निंग विशाल। नियति ने ज्वाइन नहीं किया है अभी शायद, है ना? जून के एंड में। तो आपने अभी तक क्लास नहीं ली है? आपने अभी तक बायो की क्लास नहीं ली ना? ओके, बाकी सभी स्टूडेंट्स अपने अपने पेजेस निकाल लेंगे, आज हमारा टेस्ट है। तो एज यू नो द प्रोसीजर, ठीक है। अंशिका, यंशिका, जो आप अपन है ना नेक्स्ट क्लास से एक्सप्लेन कर पाएंगे अपन को, अपने जो चैप्टर चल रहा है एनिमल किंगडम चल रहा है। हमने लगभग 2 से 3 चैप्टर अभी तक कवर कर लिए हैं 11th क्लास के जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू इन बायोलॉजी क्लास। तो अपन वहां से कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके, आज हमारा रूटीन टेस्ट है, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट रिटन टेस्ट वी आर टेकिंग। तो होप यू अंडरस्टैंड। चलिए स्टार्ट राइटिंग, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। आर यू रेडी? ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर योर टेस्ट? वीरेंद्र, सुमित एंड विशाल। हरी अप, वी डू नॉट हैव लॉट्स ऑफ टाइम। ओके, स्टार्ट राइटिंग। आप सभी थंब भेज दीजिए जो जो तैयार है टेस्ट देने के लिए। जिसके पास जिसने अपने आंसर शीट तैयार कर लीजिए वो थंब भेज दीजिए। विशाल इज रेडी, सुमित इज रेडी। ओके, व्हाट अबाउट वीरेंद्र? ठीक है, स्टार्ट राइटिंग। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिमेट्री, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। What is symmetry? Explain its type. लिख लिया फर्स्ट क्वेश्चन?
Next, what is Silom? What is Silom? Define its various types. Define its various types. Our third question is, what do you understand by triploblastic and diploblastic organisms? Next question is, explain general characteristics of Coelenterata phylum. Explain general characteristics of Coelenterata phylum with example. Next question है, explain Orthopoda phylum. Explain Orthopoda phylum. Write its general characteristics. Write its general characteristics with its economic importance. With its economic importance. Next question. Why annelids are known as annelids? Write its level of organization and way of reproduction. Name the excretory organ of following. Name the excretory organ of following. A. Arthropoda. B. Annelida. C. SK Helmans. Good morning, Niyati. You are late. We have started our paper. Next question है, what do you understand by indirect development?
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय किसी से मंगवा लो पेपर बेटा। बेटा जो पेपर लिख देगा ना, जिसने कंप्लीट पेपर लिख लिया है वो ग्रुप में डाल देना एक बार, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना ताकि सभी देख सकें। एक्सप्लेन, नेक्स्ट है एक्सप्लेन लोकोमोशन इन एकाइनोडर्मेटा। एक्सप्लेन लोकोमोशन इन एकाइनोडर्मेटा। चलो, these are your questions and now you can start writing. You must send your answer notebook completely before 10:55। आपको 10:55 से पहले पहले कॉपी सबमिट करनी होगी। यू कैन सेंड योर नोटबुक ऑन ग्रुप, ठीक है। नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग। और जिसने एक बार पेपर लिख लिया पहले वो ग्रुप में डाल दो ताकि सभी बच्चे देख सकें। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकता है बीच में से, कोई दिक्कत नहीं है। यंशिका, लास्ट कौन सी स्कूल से हो बेटा तुम? लास्ट में कौन सी स्कूल से थे? या यहीं से ये ओल्ड स्टूडेंट हो और न्यू हो आप? संपूर्ण, ओके, बाईपास के इस तरफ है जो। ठीक है बेटा। अच्छा, आपने इतने दिन क्लास क्यों नहीं ली थी?
Okay. Now we continue with class. You can call last videos, है ना? आप सर से बात करके लास्ट जो क्लासेस रिकॉर्ड क्लासेस हैं वो आप कॉल कर सकते हैं। तो वहां से आप देख सकते हैं जो चैप्टर अपने प्रीवियसली पढ़ लिए हैं वो आप देख सकते हैं वहां पे। ठीक है ना? वहाँ रिकॉर्डेड है सॉफ्टवेयर पे, तो वो मिल जाएंगे आपको क्लासेस। ग्रेट।
सुमित पहले एक बार बेटा पेपर है ना उसमें सेंड कर देना ग्रुप में। सुमित और विशाल दोनों कर दो बेटा। आपने जो पेपर राइट किया है वो आप सेंड कर दीजिए एक बार है ना ग्रुप में। थैंक यू सुमित।
20 मिनट्स बचे आपके पास में, जल्दी कंप्लीट करिए पेपर। टाइम हो गया है 10:34।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं देख रहा हूँ सर है ना, रीड कर रहे हैं कि सो रहे हैं कि क्या कर नहीं रहे नहीं, हैं। टेस्ट चल रहा है हमारा। हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ मैं। मैंने कहा सर घर से क्लास ले रहे हैं तो अब नींद आ रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ फीलिंग्स नहीं है, नहीं हो रही टेस्ट ना चल रहा है। कोचिंग की। हाँ, एक्चुअल में ये बात घर बिल्कुल की सही है कि घर की फीलिंग हो रही। इस एटमोसफियर ऐसा लॉक कर रखा है जिसमें मैंने ना पूरा रूम है ना लॉक कर रखा है, ताकि बाहर से कहीं हाँ। से आवाज भी ना आए। दो दो गेट है, विंडो विंडो मैं आपको दिखाऊं, मैंने सारी बंद कर रखी है। देखो देखो, इधर वाला डोर भी बंद है, इधर वाला भी बंद कर रखा है, ताकि बिल्कुल आवाज ना आए, डिस्टर्ब ना हो। लेकिन वो वाली एक्चुअल टच वाली जो फीलिंग है ना बोर्ड वाली, वो नहीं आती है। हाँ सही है। हाँ, सही कह रहे इसीलिए हो बात। करते हैं कल। कल तक मैं कुछ कल तक कल तो मेरी क्या 12th की क्लास है, तो मुझे कहीं ना कहीं से व्हाइट बोर्ड तो अरेंज करना ही पड़ेगा, चाहे छोटा ही करें। ओके सर बाय। क्योंकि उनका कोर्स कंप्लीट करवाना बस। हाँ सर उनका जरूरी है, बोर्ड हो गया होगा तो फिर अपन को जल्दी कराना बिल्कुल पड़ेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि अभी सिलेबस, हाँ नहीं, अभी सिलेबस शॉर्टिंग की नहीं है, और पता नहीं फिर वो कितना क्या शॉर्ट करके देंगे। अपन जितना पढ़ा सकते हैं बच्चों को पढ़ाएंगे। हाँ सही है। जी ठीक सर। है सर बाय। बाय। 15 minutes are left.
I will add you after this class, Virendra. You can send your notebook personally without group, है ना? आप चाहो तो बिना ग्रुप के ऐड हुए भी आप मुझे पर्सनली सेंड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तब तक मैं आपको ऐड भी कर दूंगा, क्लास के बाद ऐड कर दूंगा मैं। पेपर कंप्लीट करो फटाफट जल्दी अभी। पांच मिनट बचे, वही फटाफट कंप्लीट करो। 10:55 से पहले पहले आपको सबमिट करना है।
You must submit your notebook within 5 minutes. ग्रेट, सबमिट कर दो सुमित। हाँ वीरेंद्र, ओके, सभी सबमिट कर दो भाई। एज यू विश सुमित, चाहे तो ग्रुप में कर दो चाहे उसमें कर दो। ओके देन, व्हाट अबाउट यू नियति, हैव यू सबमिटेड? शायद नियति है क्या अपने साथ जुड़ी हुई? ओके, चलो देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक आपकी कॉपी चेक हो जाएंगे, मैं आपको ग्रुप में नंबर सेंड कर दूंगा। ओके, गुड लक फॉर नेक्स्ट क्लास, ठीक है, थैंक यू, बाय।
गुड मॉर्निंग बच्चों। कोई मुझे एक बार बताएगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? एक बार मुझे लास्ट पॉइंट रिकॉल करवा दो। लास्ट पॉइंट जो है वो क्या लिखा था? हम लोग VSCPR कर रहे थे। किसी का बच्चों अगर माइक काम कर रहा हो तो वो एक बार मुझे बता दो, लास्ट क्लास में हमने लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? सुमित, वीरेंद्र, किसी का भी माइक अगर आप ऑन करके बता सकते हैं। बच्चों एक बार आवाज आ रही मेरी? एक बार बच्चों मुझे बता दीजिए हमने लास्ट पॉइंट क्या लिखा है। सुमित का ऑन नहीं हो रहा, तो कोई टाइप करके बता सकता है तो एक बार बच्चों बता दो। वीरेंद्र तुम्हारा ऑन हो रहा है क्या माइक? आप में से किसी का माइक ऑन हो रहा हो टाइप करके बता दो बेटा। लास्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है? हम लोग VSCPR कर रहे थे। VSCPR के शायद जहां तक मुझे याद है हम लोग पोस्टुलेट्स कर रहे थे, और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेयर। अच्छा ठीक है, 3 टाइप का जो रिपल्जन है वो मैंने आपको लिखवा दिया था। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो VSCPR थ्योरी के ये पोस्टुलेट्स आपके हो चुके हैं। VSCPR थ्योरी में आपको 2 डेफिनेशंस लिखनी है, उसके बाद में हम लोग स्ट्रक्चर्स पर आ जाएंगे। वो जो 2 डेफिनेशंस हैं वो है, एक तो हम लोग लिखेंगे ज्योमेट्री और एक लिखेंगे हम लोग शेप। सबसे पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं, ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल लिखिएगा, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स, the arrangement of different atoms or group of atoms or groups of atoms, different atoms or groups of atoms in space, in space around a central atom, around a central atom is called geometry of the molecule, is called geometry of a molecule। तो एक मॉलिक्यूल में जो सेंटर में जो एटम है उसके चारों तरफ जब आप अलग अलग एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को अरेंज कर देते हो तो इस अरेंजमेंट को ही हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री ऑफ एटम, सॉरी मॉलिक्यूल। दूसरी डेफिनेशन है शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, शेप क्या है? एक डिजाइन है, एक मॉडल है जो हमें तब मिलता है जब सारे के सारे बॉन्डेड एटम्स, सिर्फ बॉन्डेड एटम्स, मतलब कि बॉन्ड पेयर की बात होगी, लोन पेयर की नहीं। जब सारे के सारे बॉन्डेड एटम्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर जो डिजाइन तैयार होता है उसे हम लोग बोलते हैं शेप। मतलब शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर इंक्लूड होंगे, लोन पेयर नहीं। देखिएगा शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल की डेफिनेशन,
the design or model the design or model which is obtained which is obtained on joining all the bonded atoms all the bonded atoms is called shape of a molecule is called shape of a molecule shape of a molecule एक नोट लिखिएगा when there is no lone pair when there is no lone pair then geometry and shape of that molecule are similar जब कोई लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वो ही उसकी शेप कहलाती है पर जब लोन पेयर आता है तब उसकी शेप डिस्टॉर्टेड हो जाती है मतलब जैसी होनी चाहिए थी आइडियल कंडीशन से उससे अलग हो जाती है ये हम लोग पोस्टुलेट में लिख चुके हैं तो चलिए हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स पर आते हैं एग्जांपल्स लेंगे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे शेप ज्योमेट्री जो है वो लिखेंगे बॉन्ड एंगल्स जो है वो हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहला हम लोग जो मॉलिक्यूल करने जा रहे हैं उसका फॉर्मूला होगा AB2 एक सेंट्रल एटम है A जो कि दो दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर लोन पेयर तो हमने रखी नहीं है सिर्फ बॉन्ड पेयर है और क्योंकि दो एटम्स हैं जिनसे बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 2 AB2 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इक्वल टू 2 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इक्वल टू 2 तो जैसा बच्चों थ्योरी कहती है कि दोनों बॉन्डेड एटम्स को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखा जाएगा ताकि उनके बीच में रिपल्जन जो है वो कम से कम लग सके तो एक ही पॉसिबिलिटी इसमें देखी जा सकती है कि सेंटर में तो आपका ए एटम हो जाए और दोनों तरफ जो बी है अपोजिट डायरेक्शन में वो आपने अरेंज कर दिए और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना डिग्री आना चाहिए कितना डिग्री बॉन्ड एंगल होगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस रहे मैक्सिमम एंगल रहे 180 डिग्री तो इस वजह से मैंने बॉन्ड एंगल जो है वो बॉन्ड एंगल बना करके छोड़ दिया है उसकी वैल्यू नहीं लिखी है क्योंकि मैं आपसे पूछता जाऊंगा ये वैल्यू को तो ये स्ट्रक्चर बना दीजिए जिसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री बना दीजिएगा और बच्चों इस ज्योमेट्री को बोलते हैं लीनियर एकदम स्ट्रेट एकदम सीधा ज्योमेट्री का नाम लिख देना लीनियर ज्योमेट्री का नाम लिख देना लीनियर और क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो यही इसकी ज्योमेट्री है और यही इसकी शेप है एग्जाम्पल लिखो बच्चों CO2 कॉमा BeCl2 एटसेट्रा BeCl2 एटसेट्रा तो इसमें हम लोग चलते हैं दूसरे पर दूसरा जो फॉर्मूला है वो है AB3 जिसमें एक सेंट्रल एटम है A और ये 3 एटम से बॉन्ड बना रहा है तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो जाएंगे आपके लिए 3 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 3 अब इसमें सीधी सी बात है आप जब अरेंज करेंगे चारों तरफ 3 डायमेंशन में तो ये आप जो एटम्स को अरेंज करेंगे क्या लगता है बॉन्ड एंगल कोई भी दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में एंगल कितना डिग्री आना चाहिए यहाँ
हाँ जी, 120 डिग्री। तो यहाँ अगर आप सबको जोड़े तो आप देखेंगे कि एक ट्राइंगल बन जाएगा। इस वजह से ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर बना लीजिए, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा BCl3, AlCl3 एक्सेट्रा। BCl3, AlCl3 एक्सेट्रा। अगला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है उसका AB4। AB4, और जैसा आप समझ गए होंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इक्वल टू हो जाएंगे 4। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। तो वैसे जो अब तक आपने समझा उस हिसाब से बॉन्ड एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का आना चाहिए था और एक स्क्वायर बन जाना चाहिए था। पर 3 डायमेंशन में, जैसा आपने 10th क्लास में मैंने आपको समझाया था, टेट्राहेड्रल मैनर जो होता है, जिसमें 4 एटम्स 3 डायमेंशन में ऐसे जुड़ते हैं कि उनके बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। और ये थ्योरी यही तो समझाती है हमें कि आपको इस तरीके से एटम्स को एक दूसरे से दूर अरेंज करना है कि उनके बीच में बॉन्ड एंगल मैक्सिमम आ जाए। तो कहाँ 90 डिग्री और कहाँ 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। तो क्योंकि 3 डायमेंशनल स्क्वायर बनाने की जगह 3 डायमेंशनल में अगर हम लोग टेट्राहेड्रल बनाएं तो बॉन्ड एंगल ज्यादा बड़ा आता है। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा रिपल्शन उतना कम लगेगा, और रिपल्शन जितना कम लगेगा स्टेबिलिटी जो है वो उतनी ही ज्यादा मॉलिक्यूल की हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग स्ट्रक्चर बना दो। ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स का आता है, और इस ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है। हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल CH4, CCl4 एक्सेट्रा। CH4, CCl4 एक्सेट्रा। बच्चों आपको अगला स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है फॉर्मूला AB5, क्या इसका डायग्राम क्लियर दिख रहा है? इसमें मैंने 2 तरह की बॉन्ड लिखी हैं, एक एक्सियल बॉन्ड और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्लियर दिखाई दे रहा है डायग्राम? समझ में आ रहा है एक्सियल बॉन्ड्स कौन सी हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन सी हैं? ठीक है। तो क्या तुम डायग्राम में देख करके मुझे बता सकते हो क्या एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड, इन दोनों की लंबाई मैंने सेम रखी है, या कोई लंबी है और कोई छोटी? और अगर कोई लंबी है तो आपको कौन सी लंबी नजर आ रही है और कौन सी छोटी? मतलब आप एक ही कमेंट कर दो, लंबी कौन सी नजर आ रही है और छोटी कौन सी नजर आ रही है। एक्सियल जो है वो लंबी है।
तो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है इसको समझने की कोशिश कीजिए। 3 जो एटम्स हैं वो तो सेम प्लेन में है, उन सबका प्लेन सेम है, और वो देख आप जैसे दिख रहा है आपको कि ये ट्राइंगल बना रहे हैं, ये एक प्लेन में ट्राइंगल बना रहे हैं। और बाकी के जो 2 एटम हैं, एक प्लेन से ऊपर है और एक जो है वो प्लेन से नीचे है। 3 डायमेंशन में आप इसे समझ पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं? 3 एटम्स बी के तो सेम प्लेन में है, एक एटम प्लेन से ऊपर है और एक एटम प्लेन से नीचे है। जो 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो एक्सियल बॉन्ड, एक एक्सियल बॉन्ड प्लेन के ऊपर है और एक एक्सियल बॉन्ड जो है वो प्लेन के नीचे है, और बाकी जो 3 एटम्स हैं वो सब के सब एक ही प्लेन में है। वो तीनों आपस में मिलकर के जैसा आपको दिख रहा है ट्राइंगल बना रहे हैं। इस ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड आपको नजर आ रही होंगी, वहां बॉन्ड एंगल कितना होगा? ये जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड हैं, यहाँ इन कोई भी 2 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा? कोई भी 2 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 129 डिग्री वीरेंद्र, 120 डिग्री करेक्ट आंसर है, 120 डिग्री होगा। और एक एक्सियल बॉन्ड और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा? एक एक्सियल बॉन्ड और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया, 90 डिग्री। तो आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। तो अगला फॉर्मूला है AB5, अगला फॉर्मूला है AB5। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स लिख दो 5, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हो जाते हैं आपके पास में 5। स्ट्रक्चर बना दो जिसमें साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि इक्वेटोरियल बॉन्ड तो छोटी हैं और उनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, एक्सियल बॉन्ड लंबी है और एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। इनमें से किस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, एक्सियल या इक्वेटोरियल? किस बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान है, एक्सियल बॉन्ड को या इक्वेटोरियल बॉन्ड को? इक्वेटोरियल बॉन्ड जो छोटी है, एक स्मॉलर बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है लॉन्गर बॉन्ड के कंपैरिजन में। भाई हमने तो ये सीखा है ना कि बॉन्ड जितनी लंबी होती है बॉन्ड लेंथ, अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम हुआ तो उसे तोड़ना आसान हुआ ना। तो मतलब यहाँ एक्सियल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, मतलब एक्सियल बॉन्ड अनस्टेबल है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि एक्सियल बॉन्ड पर, एक्सियल पोजीशन पर रिपल्जन जो है वो ज्यादा लगता है और इक्वेटोरियल पोजीशन पर रिपल्जन मिनिमम लगता है। फटाफट से अपनी ओन लैंग्वेज में फटाफट से नोट बना करके इसको लिख दो कि एक्सियल बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम क्यों है या एक्सियल बॉन्ड वीकर क्यों है, क्योंकि एक्सियल पोजीशंस पर रिपल्जन ज्यादा लगता है।
जब लिख लो तब कमेंट कर देना। ठीक है, एग्जांपल्स डालिए। AB5 जो है उसके एग्जांपल्स डालो। PCl5, PCl5, SbF5, PCl5, SbF5, SbF5। नेक्स्ट अगला जो अपने पास में मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला है AB6। AB6 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इक्वल टू 6। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इक्वल टू 6। इस केस में देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सेंटर में तो आपने लगा दिया एटम आपका ए, और जो 4 बी के एटम्स हैं उन चारों को एक ही प्लेन में आपने अरेंज किया है ऐसे कि वो आपस में स्क्वायर बना रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर के मार्कर से मैंने डॉटेड लाइन से एक स्क्वायर बनाया है। ये चारों एटम्स जो है बी जो एटम है चारों, ये सबके सब चारों एक ही प्लेन में है। जैसा आपने AB5 में देखा था कि 3 बी के एटम एक प्लेन में थे, और 2 एटम जो है बी के वो एक प्लेन से ऊपर है और एक प्लेन के नीचे, मतलब वही सेम एक्सियल और इक्वेटोरियल वाली बात आ गई। पर यहाँ इस केस में सारे बॉन्ड्स की जो लेंथ है वो सेम होती है, मतलब सब पर रिपल्शन जो है वो क्या लगता है, सेम लगता है। तो इस वजह से कोई लंबी या छोटी नहीं है, इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों बॉन्ड जो है वो बराबर है। तो पहले तो मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है दो इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में एंगल कितना आना चाहिए। यहाँ इस स्ट्रक्चर में दो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री आना चाहिए। अगर सभी को जोड़ने पर स्क्वायर बना है तो 90 डिग्री, और एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल के बीच में कितना डिग्री आना चाहिए। एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल के बीच में कितना आना चाहिए, वो भी 90 डिग्री। तो यहाँ सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो आपको 90 डिग्री के बनाने हैं। और इस ज्योमेट्री को या तो कहते हैं ऑक्टाहेड्रल या इसे कहते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल, या तो ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल। फटाफट से इसका स्ट्रक्चर बना दो। अपना अगला फॉर्मूला AB6, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इक्वल टू 6। स्ट्रक्चर बना दीजिए, एंगल बॉन्ड एंगल लिख दीजिए, ज्योमेट्री का नाम लिख दीजिए। ज्योमेट्री या तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल। ये जो हम जितने भी एग्जांपल कर रहे हैं इनमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो जो आप इनकी ज्योमेट्रीज लिख रहे हैं वो ही इनकी शेप भी कहलाएगी। हाँ जी, एग्जांपल्स डालिए। SF6, SF6, TEF6, TEF6, TEF6 एटसेट्रा। अगला जो है बच्चों लास्ट अपने पास में, इसका फॉर्मूला है AB7। AB7
7, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे आपके पास में 7, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे आपके पास 7। स्ट्रक्चर में वही सेम इक्वेटोरियल और एक्सियल दो तरीके की बॉन्ड हैं। जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है उनका नंबर है 5, मतलब 5 जो एटम्स हैं वो आपने सेम प्लेन में अरेंज किए और एक एटम प्लेन के ऊपर एक एटम प्लेन के नीचे। यहाँ भी सभी पर रिपल्जन जो है वो सेम लगता है और इस वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो सबकी सेम है। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि जो कोई भी दो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा। जो मैंने 5 इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाई हैं उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो वीरेंद्र ने अपना कमेंट डाल दिया है, आप लोग भी कमेंट करें कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है ये बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए दो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में। सिर्फ वीरेंद्र ने कमेंट किया है अब तक और किसी ने नहीं किया। अरे भाई अब तक जो तुम करते आ रहे थे वही यहाँ होगा। कैसे तुमने AB5 में बता दिया 120, कैसे तुमने AB6 में बता दिया 90, तो वैसे ही AB7 में भी तो बताओगे। तो क्लास में 2 या 3 बच्चे ही हैं जो कमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग या तो क्लास को चला करके ऑन करके सो गए या अपने काम काज में लग गए। दिवाली आ रही है तो उसकी साफ सफाई में तो नहीं लग गए कहीं क्लास को ऑन करके। चार 5 बच्चों का कमेंट आया है और टोटल इस समय अटेंडेंस जो है मेरे पास 8 बच्चों की है। इसका कमेंट नहीं आया विशाल, विकास, अंशुल का कमेंट नहीं आया। तो 72 डिग्री हो जाएगा। और एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में कितना बॉन्ड एंगल आएगा। एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल कितना आएगा। नाइन्टी डिग्री का है। ठीक है, स्ट्रक्चर बना दो। 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल और 90 डिग्री दोनों के बॉन्ड एंगल बना लीजिएगा। इस ज्योमेट्री का नाम दिया जाता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। एग्जाम्पल आप इसका डाल सकते हैं IF7, IF7, CLF7, IF7, CLF7। तो हमने अभी वो एग्जाम्पल्स देखे जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो ही इन्वॉल्व हो रहे थे। सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर जो है वो पाया नहीं जा रहा था। पर अब हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल्स करने जा रहे हैं जिनमें बॉन्ड पेयर्स तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा जो लोन पेयर है वो भी पाया जाएगा। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स में जो सबसे पहला है उसका फॉर्मूला हमने लिया है AB2L।
AB2L, AB2L। L यहाँ लोन पेयर का नंबर है, B यहाँ बॉन्ड पेयर का नंबर है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स लिख दो 2 और नंबर ऑफ लोन पेयर्स इक्वल टू 1। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू 1। टोटल जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर आ रहे हैं बच्चों, वो आ रहे हैं 3। 2 तो बॉन्ड पेयर और एक क्या आ रहा है, लोन पेयर। 3 हमारे लिए जब आए थे टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स, जो अभी आपने देखा AB3 के केस में, उसमें भी 3 ही आ रहे थे बस, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर थे। यहाँ अब 3 में से 2 तो क्या है आपके पास में बॉन्ड पेयर और एक क्या है लोन पेयर, पर अभी भी टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर 3 ही है। तो इसकी जो आपको अरेंजमेंट मतलब जो ज्योमेट्री दिखानी है, वो ज्योमेट्री बिल्कुल वैसी ही दिखानी है जैसी पहले आ रही थी, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर आपको इसकी ज्योमेट्री बनानी है। बस अंतर अब इतना आने वाला है कि एक बॉन्ड को, एक बॉन्ड पेयर को हटा करके अब आपको वहां पर क्या रखना पड़ेगा, एक लोन पेयर जो है उसे रखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर बना दीजिए, ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ही लिखी जाएगी। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। बात करें इसकी शेप की, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि शेप जब हम लोग बताते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा डिजाइन जो कब तैयार होता है, जब सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को, बॉन्डेड एटम्स को कंसिडर किया जाए, ना कि लोन पेयर को। तो एक बार इस मॉलिक्यूल में आप भूल जाइए कि कोई लोन पेयर भी है, ठीक है, भूल गए, कोई लोन पेयर नहीं है, भूल जाओ, इसमें है ही नहीं कोई लोन पेयर। तो अब जो तुम्हें डिजाइन, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो डिजाइन दिखने में कैसा है, मतलब कि उसका कोई नाम दिया जा सके, किसी अल्फाबेट के जैसा हो या किसी उल्टे अल्फाबेट का जैसा हो, या कोई चीज तुमने ऐसी शेप की देखी हो इस डिजाइन की तो तुम उसका नाम दे सको। इन्वर्टेड वी, जो वी को अगर आप उल्टा कर दें तो ऐसी शेप जो है इसकी आपको दिखाई देगी, इन्वर्टेड वी। इसी शेप को बोलते हैं बेंट, BENT, मुड़ा हुआ। आप एक बी एटम से चलेंगे तो सीधे जाके ए पे पहुंचेंगे, फिर अचानक से वापस मुड़ गया और वो दूसरे बी की तरफ चला गया, तो इस शेप का नाम लिखेंगे आप बेंट, BENT, बेंट शेप। एग्जाम्पल डालेंगे इसका SO2, O3, ओजोन, SO2, O3। SO2 का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, क्योंकि सल्फर जो है बच्चों एक ऑक्सीजन से तो बनाता है डबल बॉन्ड O। मैंने आपको जब इसके पोस्टुलेट लिखवाए थे तो आपको मैंने बताया था कि ये थ्योरी जो है वो एक डबल बॉन्ड को भी एक सिंगल बॉन्ड, मतलब एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर मानती है। ट्रिपल बॉन्ड को भी एक सिंगल बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड पेयर ही मानती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी एक सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड पेयर ही मानती है। तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2, ये मैंने बनाया। अब बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ, SO2 में दूसरा ऑक्सीजन, और बच गया अब एक इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर। तो मैं देख रहा हूं कि VSEPR के अकॉर्डिंग ये डबल बॉन्ड भी क्या है, एक सिंगल बॉन्ड पेयर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या है, एक सिंगल बॉन्ड पेयर। तो यहां पर मेरे पास में 2 तो हो गए बॉन्ड पेयर, और सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में अभी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर और बचा है,
जो यहाँ किसका काम कर रहा है, लोन पेयर का काम कर रहा है। शायद जब अभी मैं समझाने गया हूं तो बोर्ड ब्लर हो गया हो, पर अभी आप देख सकते हैं, अभी शायद क्लियर हो जाएगा आपका बोर्ड। तो ये आपको समझ में आया क्या कि SO2 बेंट शेप का कैसे हो गया। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स ने एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, पर ये थ्योरी एक डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड पेयर मानती है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ये थ्योरी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी एक सिंगल बॉन्ड पेयर मानती है। तो इस हिसाब से टोटल 2 बॉन्ड पेयर हो गए और बच गया अब एक लोन पेयर। तो इस हिसाब से Ab2L इस फॉर्मूला में SO2 का मॉलिक्यूल फिट बैठता है। तो एग्जांपल SO2 हो गया या फिर O3 ओजोन हो गया। शेप आपने लिखी ली बेंट। अगला नेक्स्ट जो है उसका फॉर्मूला है AB3L। AB3L फॉर्मूला से आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर तो आपको कितने लिखने हैं 3, और नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो हैं वो आपको कितने लिखने हैं 1। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इक्वल टू 3, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इक्वल टू 1। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर कितने आ रहे हैं AB3L में, टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स कितने आ रहे हैं 4। और जब पिछली बार 4 आए थे तो हमने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाई थी, तो यहाँ भी इस मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही बनेगी। बस यहाँ पर कितना ये आ जाएगा कि एक बॉन्ड पेयर की जगह आपको क्या लगा देना है, एक लोन पेयर जो है वो आपको लगा देना है। स्ट्रक्चर बना लीजिए, ज्योमेट्री लिख लीजिए, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब एक दफा भूल जाओ कि तुम्हारे पास कोई लोन पेयर भी है, क्योंकि शेप के लिए आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को कंसीडर करना है। तो ये जो 3 बॉन्डेड एटम्स जिस मैनर में, जिस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, इन सबको जोड़ने पर, इन सबको आपस में जोड़ने पर जो डिजाइन तैयार हो रहा है, क्या उस डिजाइन का कोई नाम दिया जा सकता है? हाँ जी, पिरामिड। एक पिरामिड बन रहा है। कोन जो है, कोन तो स्फेरिकल होता है, यहाँ पर ये ट्रायंगुलर टाइप में बन रहा है जो कि पिरामिड में देखा जाता है। तो इसकी शेप लिखी जाती है पिरामिडल। इसकी शेप लिखी जाएगी पिरामिडल, पिरामिडल। हमने देखा था कि जो बॉन्ड एंगल आता है टेट्राहेड्रल में वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स आता है। मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि यहाँ इस केस में है तो ये टेट्राहेड्रल ही, इस केस में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स आएगा, या उससे ज्यादा आएगा, या बॉन्ड एंगल उससे कम आएगा। बॉन्ड एंगल मतलब जो बॉन्ड्स हैं, यहाँ जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच में जो एंगल है। वही आना चाहिए, वही नहीं आना चाहिए। अगर लास्ट क्लास का पोस्टुलेट आपको ध्यान हो तो
कि वहां हमने कहा था कि सर लोन पेयर ज्यादा रिपल्जन क्रिएट करता है, लोन पेयर ज्यादा रिपल्जन क्रिएट करता है। ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें एक बॉन्ड एंगल को हटा करके यहां पर रख दिया गया है एक लोन पेयर, एक लोन पेयर यहां पे रखा हुआ है। जैसा कि आपको पता है ये लोन पेयर जो है ये क्या एग्जर्ट करेगा, ज्यादा रिपल्जन। ये लोन पेयर इन बॉन्ड्स के ऊपर, तीनों बॉन्ड्स के ऊपर रिपल्जन लगाएगा ज्यादा। और जब ये लोन पेयर इन बॉन्ड्स को रिपेल करेगा, इन बॉन्ड्स को रिपेल करेगा, लोन पेयर ऊपर रखा है, ध्यान रहे, ऊपर रखा है, और इन बॉन्ड्स को रिपेल करेगा तो ये बॉन्ड्स कहां जाएंगी, नीचे की तरफ जाना चाहेंगी। नीचे की तरफ जाने का मतलब ये बॉन्ड्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगी कि एक दूसरे के पास आ जाएंगी, सोच के बताओ। लोन पेयर ऊपर रखा है और वो इन बॉन्ड्स को धकेलेगा नीचे की तरफ। तो जब ये रिपेल करेगा उन बॉन्ड्स को तो ये बॉन्ड्स एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगी कि एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। क्लोजर आ जाएंगी तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा। दीक्षिता क्या कह रहे हो बेटा, फार दूर कैसे हो जाएंगी? ऊपर से कोई धकेल रहा है तो उन सबको नीचे की तरफ लाएंगे ना, सबके सब नीचे की तरफ जा रही है, तो उनके बीच में एंगल जो है वो घटता चला जाएगा। और इस केस में बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट से थोड़ा कम आएगा। एग्जाम्पल आप इसका डाल सकते हैं NH3। एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं AB3L का NH3, अमोनिया NH3। अगला मॉलिक्यूल AB2L2। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है AB2L2। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इक्वल टू 2, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इक्वल टू 2। अभी भी आप देख रहे हैं जैसे कि टोटल जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रखनी है, बस फर्क कितना है कि अब एक और लोन पेयर जो है वो आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमने कैसे लोन पेयर को जमा दिया। ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल ही है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ शेप क्या लग रहा है, इसकी शेप क्या लिखी जानी चाहिए। हाँ जी, शेप आएगी इसकी बेंट। फटाफट से बना डालो, स्ट्रक्चर बना दो, ज्योमेट्री लिख दो, शेप लिख दो। यहाँ जो बॉन्ड एंगल है AB3L और AB2L2, इनमें से बॉन्ड एंगल किसमें कम होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। AB3L और AB2L2, इनमें से किसका बॉन्ड एंगल कम होगा? भाई इतना तो पता है कि दोनों का 109 डिग्री एंड 28 मिनट से कम है, पर ज्यादा कम किसका होगा, AB3L का कि AB2L2 का? ज्यादा कम बॉन्ड एंगल किसका होगा, AB3L या AB2L2? AB2L2, क्योंकि अब भाई वहां पे दो लोन पेयर हैं। एक लोन पेयर तो रिपल्जन लगा रहा था, दो तो बहुत ज्यादा रिपल्जन लगाएंगे इन दोनों बॉन्ड्स पर।
और जब इन दोनों बॉन्ड्स पर रिपल्जन और ज्यादा लगेगा तो सीधी सी बात है ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगी और लोन पेयर से दूर चली जाएंगी। तो यहाँ बॉन्ड एंगल और भी ज्यादा कम आता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं H2O एंड H2S, H2O एंड H2S। अगला जो फॉर्मूला है वो है AB4L। अगला हमारे पास फॉर्मूला है AB4L। AB4L total number of bond pair 4 and total number of lone pair equal to 1। सर ज्योमेट्री में, हाँ बिल्कुल वीरेंद्र, ज्योमेट्री में लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है, पर दिखने में ओवरऑल वैसी ही रहती है, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। तो AB4L नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4 और नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू 1। अभी भी टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर अगर आप देखें तो 5 आ रहे हैं। 5 का मतलब जो ज्योमेट्री इसकी बनेगी वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल बनेगी। ज्योमेट्री जो बनेगी वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल बनेगी, जिनमें से एक जो बॉन्ड है उसकी जगह आपको लोन पेयर रखना होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस लोन पेयर को कहीं भी रखा जा सकता है या एक्सियल पोजीशन पर ही रखा जाना चाहिए या इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा जाना चाहिए, कहीं भी या सिर्फ एक्सियल पर या सिर्फ इक्वेटोरियल पर। लोन पेयर जो सबसे ज्यादा रिपल्जन लगाता है, मतलब मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाता है, उसे किस पोजीशन पर रखें? एक्सियल पोजीशन जो कि अनस्टेबल है या इक्वेटोरियल पोजीशन जो कि स्टेबल है? लोन पेयर जो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाता है रिपल्जन लगाने की वजह से, क्योंकि ज्यादा रिपल्जन लगाता है लोन पेयर, उसे मोर स्टेबल इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा जाना चाहिए या उसे लेस स्टेबल एक्सियल पोजीशन पर रखा जाना चाहिए? ठीक है, तो सुमित समझ गया, इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही रखा जाना चाहिए। तो जब भी ट्राइगोनल बायपिरामिडल के स्ट्रक्चर में लोन पेयर आ जाएं 1, 2 या 3, तो इन्हें आप सिर्फ और सिर्फ इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही रखेंगे। कभी भी आप इन्हें एक्सियल पोजीशन पर नहीं रखेंगे, क्योंकि उस केस में मॉलिक्यूल और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके इस तरीके से रख दूं, तो ये, क्योंकि इसमें लोन पेयर तो मैंने बनाया नहीं है, तो ये शेप तुम्हें किसकी याद दिलाती है? पाई, आप लोग कमेंट कर रहे हैं पाई। पाई जो है ऐसे बनाते हैं हम लोग, छोटे बच्चे पार्क में जाते हैं और पार्क में ये आइटम देखने को मिलता है बच्चों के खेलने के लिए।
के नहीं है बेटा, ये के तो जब पहले से खड़ा था तो तब वैसा ही था, रोटेट करके हॉरिजॉन्टल रख दिया इसको। सी सॉ, इस शेप को कहते हैं सी सॉ। स्ट्रक्चर बना लो, शेप का नाम लिख दो सी सॉ, सी सॉ। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा SF4, SF4, SF4। SF4। अगला जो अपने पास फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूल है, वो है AB3L2, AB3L2, जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो गए 3, नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू हो गए आपके पास में 2। अभी भी टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर कितने हैं आपके पास में? 5 ही हैं। तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही बनेगी। बस अब आपको 2 लोन पेयर्स रखने हैं। तो वो 2 लोन पेयर्स मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख दिए हैं, और दोनों को एक ही तरफ इसलिए रखा है क्योंकि अगर मैं इसी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दूं तो ये किस शेप का हो जाएगा? टी शेप। तो इसका शेप जो होगा वो आएगा टी शेप। फटाफट से बना दो फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप। एग्जाम्पल ClF3, एग्जाम्पल है ClF3, ClF3। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला है AB2L3, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इक्वल टू 2, नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू 3। तो सेम वही ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री बनानी है, बस 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पर 3 लोन पेयर हमें रख देने हैं। फटाफट से इसकी शेप का नाम कमेंट करो। शेप आएगी इसकी लीनियर। फटाफट से बना दो। स्क्वायर पिरामिडल, अरे विकास भांग भांग चवचवा ली है क्या तूने? स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम्पल हो जाएगा XEF2, XEF2। XEF। तो थोड़ी सी बची है, ये 5-10 मिनट की बची है आपका CACPR थ्योरी, और फिर उसके बाद में हम लोग सेकंड जो थ्योरी है VBT, हम लोग उसे स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास के। चलिए, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा।